देखते हैं कि पिछले 5 बजट में सरकार ने देश के विकास में कितनी पूंजी झोंकी है और आपके हिस्से कितने का विकास पिछले 5 साल में पहुंचा है। 5 crores respectively in 16-17. 21 करोड़ गरीब भाई बहनों को बीमा सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। ब्राउन ब्रीफकेस लेकर वित्त मंत्री के संसद भवन पहुंचने का इंतजार पूरे देश को रहता है। इसी ब्रीफकेस से अगले 1 साल के लिए देश के विकास का पिटारा खुलता है। मौजूदा संसद का आखिरी सत्र शुरू हो चुका है। शुक्रवार को बजट मोदी सरकार के कामचलाऊ वित्त मंत्री पीयूष गोयल पेश करेंगे। चुनाव का ऐलान होने में मुश्किल से 1.5 महीने का वक्त बचा है, इसलिए बजट भी कामचलाऊ ही होगा। हालांकि उम्मीद यही है कि अंतरिम बजट में मोदी सरकार बड़ी सौगात दे सकती है। 2014-15 में अपना पहला बजट पेश करने वाली मोदी सरकार ने बीते 5 बार में कितने का बजट दिया, अब आपको ये भी बताते हैं। 2014-15 में कुल बजट 16,81,158 करोड़ का था, जिसमें 4,67,934 करोड़ रुपए का प्लान बजट था। प्लान बजट मतलब सरकारी विभागों का रूटीन खर्चा। 2015-16 का कुल बजट 17,85,391 करोड़ था, जिसमें प्लान बजट का हिस्सा 4,77,197 करोड़ रुपए था। 2016-17 का कुल बजट 20,14,407 करोड़ था, जिसमें 5,50,010 करोड़ रुपए प्लान बजट के तौर पर आवंटित किए गए थे। 2017-18 से सरकार ने बजट में प्लान और नॉन प्लान बजट का बंटवारा खत्म कर दिया। 2017-18 में मोदी सरकार ने जो बजट पेश किया था वो 22,17,750 करोड़ रुपए का था। पिछली बार यानी 2018-19 में सरकार ने 24,82,213 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। अब सबको जोड़ ले तो मोदी सरकार 5 बार में 1,40,40,919 करोड़ रुपए का बजट पेश कर चुकी है। इसमें से औसतन 26% हिस्सा प्लान बजट का है, यानी बजट का बाकी 74% हिस्सा यानी 75,04,280 करोड़ रुपए पिछले 5 साल में देश की तरक्की और जनता की बेहतरी में खर्च हुए हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से देश की आबादी 121 करोड़ 8,54,977। इस हिसाब से पिछले 5 साल के दौरान हर आदमी के हिस्से 61,975 रुपए का विकास पिछले 5 साल में पहुंचा है। यानी औसतन हर साल मोदी सरकार ने दवाई, पढ़ाई जैसी योजनाओं पर प्रति व्यक्ति 12,395 रुपए का खर्च किया है। मोदी सरकार के कार्यकाल में जिन बड़ी योजनाओं पर सरकार का फोकस रहा उनमें प्रधानमंत्री जनधन योजना भी शामिल है। राष्ट्रपति कोविंद ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि जनधन योजना ने देश के गरीब का आत्मविश्वास बढ़ाने का काम किया है। जनधन योजना की वजह से देश के 34 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुले हैं, जिसने देश के हर परिवार को लगभग बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का काम किया है। मेरी सरकार की जनधन योजना इस बात का एक उत्तम उदाहरण है कि कैसे एक बड़े आर्थिक परिवर्तन का आधार तैयार किया जाता है। यह योजना सिर्फ लोगों के बैंक खाते खोलने मात्र की नहीं है, इसके उद्देश्य बहुत व्यापक है। यह योजना देश के गरीब का आर्थिक समावेश कर रही है और उसका आत्मविश्वास बढ़ा रही है। जनधन योजना की वजह से आज देश में 34 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुले हैं और देश का लगभग हर परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के अनुसार वर्ष 2014 से लेकर 2017 के बीच पूरे विश्व में खोले गए कुल बैंक खातों के 55% खाते भारत में ही खुले हैं। आम बजट हो या अंतरिम बजट, आम जनता यही जानने के लिए बेचैन रहती है कि सरकार उसे कौन सी राहत देने जा रही है। लोगों को ये भी मालूम है कि सरकार बजट के नाम पर जो पैसे जनता को लौटा रही है उसकी वसूली जनता से ही होती है। अब आप ये भी समझ लीजिए कि सरकार बजट में आपको कितना लौटाती है और बदले में आपसे कितना वसूलती है। लोकतंत्र में सरकार जनता के लिए, जनता के जरिए ही चुनी जाती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में बजट के पीछे भी यही फलसफा काम करता है। मैडम स्पीकर, I rise to present the budget for
year. आप बजट को यूँ समझिए कि ये जनता का पैसा है जिसे सरकार जनता को लौटाती है। We pledge to the people of India to give to this nation. सरकार हर साल बताती भी है कि उसने जनता से कितना पैसा इकट्ठा किया और बजट में कितना पैसा किस रूप में लौटाया। बजट दस्तावेज में बकायदा चार्ट बनाकर हर साल सरकार बताती है कि रुपया कहां से आया और कहां खर्च हो रहा है। आपको बताते हैं कि सरकार ने बजट कहां से जुटाया और कहां कितना खर्च किया। पिछले बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया था कि सरकार ने 19 पैसे उधारी से जुटाए, 19 पैसे कॉरपोरेशन टैक्स की वसूली से आए, 23 पैसे जीएसटी और दूसरे टैक्स से मिले, 8 पैसे एक्साइज ड्यूटी और 4 पैसे कस्टम के रूप में वसूले गए, 16 पैसे इनकम टैक्स से आए और 11 पैसे अन्य स्रोतों से जुटाए गए। मतलब ये कि 19 पैसे की उधारी और 11 पैसे के अन्य स्रोत को छोड़ दें तो सरकार ने रुपए में से 70 पैसे जनता से ही वसूले, क्योंकि कॉरपोरेशन टैक्स हो या जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी हो या कस्टम, उसे चुकाती तो देश की जनता ही है। सरकार टैक्स वसूलते समय भी बताती है कि आप जो पैसा दे रहे हैं वो पढ़ाई, दवाई, कमाई और बाकी सुविधाओं के रूप में आपके ही काम आएगा। अब ये समझ लीजिए कि आपसे 70 पैसे का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स लेकर, उधारी लेकर सरकार जो 1 रुपया जुटाती है उसमें कितने पैसे कहाँ खर्च होते हैं। पिछले बजट में बताया गया कि 9 पैसे केंद्र प्रायोजित योजनाओं में खर्च होते हैं, 10 पैसे केंद्रीय योजनाओं में चले जाते हैं। सरकार रुपए में 18 पैसे ब्याज चुकाने में खर्च करती है, 5 पैसे पेंशन में चले जाते हैं, 9 पैसे रक्षा में खर्च होते हैं, 9 पैसे सरकारी सब्सिडी के रूप में जरूरतमंद जनता को लौटा देती है, 8 पैसे फाइनेंस कमीशन और अन्य ट्रांसफर में खर्च होते हैं, 24 पैसे राज्य सरकारों को दिए जाते हैं क्योंकि टैक्स वसूली में उनका भी हिस्सा है, 8 पैसे बाकी खर्चों में चले जाते हैं। मतलब ये कि विकास और सामाजिक सुरक्षा पर 66 पैसे का खर्च और बाकी 34 पैसे उधारी चुकाने और दूसरे खर्चों में। अब ये दूसरे खर्चे क्या हैं और वो कौन सी उधारी है जो 19 पैसे ली जाती है और 18 पैसे ब्याज चुकाने में खर्च हो जाती है, ये समझ पाना और आपको समझा पाना थोड़ा मुश्किल है। काले धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए 8 नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नोटबंदी का ऐतिहासिक फैसला लिया था। आज राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में पीएम मोदी के नोटबंदी के फैसले को एक महत्वपूर्ण कदम बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि मोदी सरकार के इस फैसले ने काले धन की अर्थव्यवस्था पर प्रहार किया और जो धन व्यवस्था से बाहर था उसे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ने का काम किया। भारत से विदेश जा रहे काले धन को रोकने के साथ ही मेरी सरकार ने देश के भीतर भी काले धन के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया। देश का हर वो सेक्टर जहां काले धन का प्रवाह था उसके लिए नए कानून बनाए गए, उन्हें टैक्स के दायरे में लाया गया। इन कार्रवाइयों के बीच सरकार ने लोगों को अपनी अघोषित आय और अघोषित धन को स्वेच्छा से घोषित करने का अवसर भी दिया। काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान में नोटबंदी का फैसला एक महत्वपूर्ण कदम था। इस फैसले ने काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था पर प्रहार किया और वह धन जो व्यवस्था से बाहर था उसे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया। सरकार के इस कदम ने देश को अस्थिर करने वाली ताकतों और काले धन के प्रवाह में मदद करने वाली व्यवस्थाओं की कमर तोड़ दी। काले धन के प्रवाह के लिए जिम्मेदार 3,38,000 संदिग्ध शेल कंपनियों का रजिस्ट्रेशन सरकार द्वारा खत्म किया जा चुका है। इन कंपनियों के निदेशकों को दोबारा चुने जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। वहीं बेनामी संपत्ति कानून, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और आर्थिक अपराध करके भागने वालों के खिलाफ बने कानून के तहत 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई हो रही है। ये मेरी सरकार की नीतियों का ही प्रभाव है कि आज रियल एस्टेट सेक्टर में काले धन के उपयोग में भारी कमी आई है, जिसकी वजह से घरों की कीमतें कम हुई हैं और एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का अपना घर होने का सपना सच हो रहा है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो उसमें जीएसटी का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति ने कहा कि मोदी सरकार ने जीएसटी से देश में एक ईमानदार और पारदर्शी व्यापारिक व्यवस्था का निर्माण किया है।
सरदार पटेल ने देश के भौगोलिक और राजनीतिक एकीकरण का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य अपनी असाधारण क्षमताओं के बल पर प्राप्त किया था, लेकिन पूरे देश के व्यापक आर्थिक एकीकरण का काम अधूरा रह गया था। हमारे व्यापारी और उद्यमी हमेशा परेशान रहते थे कि वो अपना सामान कहां से खरीदें और कहां बेचें, किस तरह से अलग अलग राज्यों की अलग अलग कर प्रणालियों का पालन करें। अब जीएसटी जैसा व्यापक कर सुधार होने से वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट की अवधारणा साकार हुई है। जीएसटी से देश में एक ईमानदार और पारदर्शी व्यापारिक व्यवस्था का निर्माण हो रहा है, जिसका काफी बड़ा लाभ देश के युवाओं को मिल रहा है। इस व्यवस्था से व्यापारियों के लिए पूरे देश में कहीं पर भी व्यापार करना आसान हुआ है और उनकी कठिनाइयां कम हुई हैं। मोदी सरकार की कई ऐसी बड़ी योजनाएं हैं जिन्होंने देश की तस्वीर को बदलने का काम किया है। उनमें से एक मुद्रा योजना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश के नौजवानों को आसानी से लोन मिल सके, इसके लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन दिया गया है। मुद्रा योजना का सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को मिला है। नौजवानों को अपने व्यवसाय के लिए आसानी से ऋण प्राप्त हो, इसके लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ऋण दिए गए। इसका लाभ ऋण प्राप्त करने वाले 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उठाया है। इस योजना के तहत 4 करोड़ 26 लाख से ज्यादा लोगों ने पहली बार ऋण लेकर अपना व्यवसाय प्रारंभ किया है। मेरी सरकार ने स्टार्टअप इंडिया तथा स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से नौजवानों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में आर्थिक सहायता प्रदान की है, जिसके फलस्वरूप आज भारत का नाम स्टार्टअप की दुनिया में अग्रिम पंक्ति के देशों में लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का सबसे अधिक लाभ महिलाओं को ही मिला है। अब तक देश भर में दिए गए 15 करोड़ मुद्रा लोन में से 73% लोन महिला उद्यमियों ने प्राप्त किए। राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र में अभिभाषण के दौरान मोदी सरकार की हर महत्वाकांक्षी योजना का जिक्र किया। इसमें रोजगार का मुद्दा भी था। राष्ट्रपति ने बताया कि स्किल डेवलपमेंट के तहत 4 साल में 4 करोड़ युवाओं का कौशल विकास हुआ है और मुद्रा योजना के तहत करीब 4.25 करोड़ लोगों ने अपना रोजगार शुरू किया है। लेकिन बजट से एक दिन पहले सरकार रोजगार के आंकड़ों पर ही बुरी तरह गिरी हुई है। माता के 2014 में बीजेपी के सबसे बड़े वादों में एक था रोजगार। विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के वादे का क्या हुआ। अब ये सवाल ज्यादा तीखा हो गया है, क्योंकि 2016 से आज तक सरकार ने कोई सर्वे ही नहीं कराया कि देश में बेरोजगारी की हालत क्या है। मोदी सरकार रोजगार के सवाल पर एक ही जवाब देती रही है कि रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है। सरकार मुद्रा योजना और स्किल डेवलपमेंट मिशन का हवाला ही देती रही। संसद में अपने अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इन्हीं योजनाओं का जिक्र किया। नौजवानों को अपने व्यवसाय के लिए आसानी से ऋण प्राप्त हो, इसके लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ऋण दिए गए। इसका लाभ ऋण प्राप्त करने वाले 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उठाया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले ही बेरोजगारी पर बड़ा बवाल शुरू हो चुका था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सरकार नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की 2017-18 की रिपोर्ट जारी नहीं कर रही, क्योंकि सैंपल सर्वे में ये बताया गया है कि देश में बेरोजगारी का बुरा हाल है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रोजगार के आंकड़ों पर मीडिया रिपोर्ट ट्वीट करके सरकार पर तंज कसा। राहुल ने ट्विटर पर लिखा कि नो मोर जॉब्स। हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा था। 5 साल बाद नौकरी देने के मामले में लीक रिपोर्ट कार्ड से राष्ट्रीय आपदा का खुलासा हुआ है। सिर्फ 2017-18 में ही 6.5 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। नोमो के जाने का वक्त आ गया है। दरअसल रोजगार के आंकड़ों को लेकर जिस रिपोर्ट पर बवाल मचा है, उसकी शुरुआत 4 दिन पहले हुई, जब खबर आई कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के 2 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है।
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ही सरकारी आंकड़े जारी करता है। इस आयोग में 2 गैर सरकारी सदस्य पीसी मोहनन और जेवी मीनाक्षी थे। दोनों ने आरोप लगाया कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट जारी करने में देरी की गई। दोनों सदस्यों का ये भी आरोप था कि सांख्यिकी आयोग में उन्हें दरकिनार किया जा रहा था। इन इस्तीफों के बाद ही सोशल मीडिया में रिपोर्ट आई कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने जीएसटी और नोटबंदी के बाद रोजगार के आंकड़े तैयार किए थे। दावा किया जा रहा है कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों में बताया गया है कि 2017-18 में देश में बेरोजगारी की दर पिछले 45 साल के रिकॉर्ड स्तर पर है। बेरोजगारी की दर 6.1% पहुंच गई है, जो 2011-12 में 2.2% थी। शहरी इलाकों में हालात और खराब है, जहां बेरोजगारी की दर 7.8% है, जबकि ग्रामीण इलाकों में 5.3%। पहले हम कई प्रदेशों में ये सुनते थे कि इंसानों का एनकाउंटर हो रहा है। अब ऐसा लगता है कि डेटा का एनकाउंटर हो रहा है। डेटा गायब हो जाता है, डेटा को जनता के सामने नहीं लाया जाता, और यही हो रहा है। तो इसमें कोई शक ही नहीं है। 2 लोगों ने रिजाइन कर दिया है, और जो एक्टिंग चेयरमैन था उन्होंने रिजाइन कर दिया है, मोहनन साहब ने, और एक और भी मेंबर है उन्होंने रिजाइन कर दिया। और इसीलिए किया है कि ये डेटा जनता के सामने लाना नहीं चाहते, क्योंकि इसमें मोदी जी का नुकसान होगा, इस सरकार का नुकसान होगा। विपक्ष अब मांग कर रहा है कि सरकार बेरोजगारी के आंकड़े फौरन जारी करे। विवाद बढ़ने के बाद नीति आयोग को सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने दावा किया कि नेशनल सैंपल सर्वे आयोग की रिपोर्ट अभी तैयार हो रही है, जिसे जल्द जारी किया जाएगा। बिल्कुल नया तरीके से डेटा कलेक्ट हो रहा है इस बार, जो पहले कभी नहीं होता था। और जब दूसरी हो रहा है तो इसके लिए एक तो उसका जो चेंज है वो निकालना बहुत जरूरी है, और दूसरा ये कि उसका एक तरह से वेरिफिकेशन जो है वो भी बहुत जरूरी है। तो ये डेटा क्योंकि नहीं हुआ है और ये डेटा अभी भी प्रोसेस हो रहा है, तो इसीलिए सरकार ने इस रिपोर्ट को अभी तक रिलीज नहीं किया था। और ये हुआ था कि जब ये 6 क्वार्टर का डेटा बन जाएगा और जब ये तैयार हो जाएगा तो इसको हम लोग रिलीज करेंगे। बीते साल मानसून और शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने राफेल सौदे पर बवाल मचाया था। कांग्रेस अब भी राफेल सौदे को बड़ा घोटाला बता रही है। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राफेल सौदे को भी मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि बीते साल रक्षा क्षेत्र में हुए समझौते और सैन्य उपकरणों की खरीद और मेक इन इंडिया के तहत देश में ही निर्माण ने सेना का मनोबल बढ़ाने का काम किया है। दशकों के इंतजार के बाद भारतीय वायुसेना आने वाले महीनों में नई पीढ़ी के लड़ाकू विमान राफेल को अपने बेड़े में शामिल करने की वायुसेना आने वाले महीनों में नई पीढ़ी के लड़ाकू विमान राफेल को अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है। बीते वर्ष रक्षा क्षेत्र में हुए नए समझौतों, नए सैन्य उपकरणों की खरीद और मेक इन इंडिया के तहत देश में ही उनके निर्माण ने सेना का मनोबल बढ़ाया है और सैन्य आत्मनिर्भरता की ओर देश का मार्ग प्रशस्त किया है। दशकों के अंतराल के बाद भारतीय वायुसेना आने वाले महीनों में नई पीढ़ी के अति आधुनिक लड़ाकू विमान राफेल को शामिल करके अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने जा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी फिल्म उरी का एक डायलॉग इन दिनों सबकी जुबान पर है, हाउ इज द जोश। प्रधानमंत्री मोदी भी ये डायलॉग कई बार सुना चुके हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में सेना के शौर्य सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र किया और कहा कि उनकी सरकार ने बदलते भारत में सीमा पार आतंकियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करके अपनी नई नीति और नई रीति का परिचय दिया है। विश्व पटल पर जहां एक ओर भारत हर देश के साथ मधुर संबंध का हिमायती है, वहीं प्रतिपल हमें हर चुनौती से निपटने के लिए स्वयं को सशक्त भी करते रहना है। बदलते हुए भारत ने सीमा पार आतंकियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करके अपनी नई नीति और नई रीति का परिचय दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में चर्चा होती है। बजट पेश होने के बाद चर्चा का मौका विपक्ष को मिलेगा, लेकिन इतना इंतजार कौन करता है। इसलिए राष्ट्रपति का भाषण खत्म होते ही इस पर राजनीतिक छींटाकशी भी शुरू हो गई। कांग्रेस राष्ट्रपति के अभिभाषण को चुनावी भाषण बता रही है। कांग्रेस ने कहा है कि आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए पीएम मोदी के सामने देश से माफी मांगने का मौका था। व्यापारियों और किसानों के साथ जो सरकार ने धोखा किया है वो सबके सामने है। मोदी जी बाहर कहते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, वही पूरा रिप्रोड्यूस यहाँ पर किया गया है। और प्रेसिडेंट को
प्रेसिडेंट के मुंह से ये कहलाया गया है, जो वो कहते थे बाहर वही अंदर कहता। डिमोनेटाइजेशन से क्या फायदा हुआ ये सब जनता को मालूम है, व्यापारियों को मालूम है, बिजनेसमैन को मालूम है। ये दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने राष्ट्रपति के माध्यम से अपने झूठे दावों की विश्वसनीयता बनाने का प्रयास किया। राष्ट्रपति जी ने एक बार फिर अपने अभिभाषण के माध्यम से जो सरकार ने किया उसको दोहराया। वो भारत की जनता का सही माने में अपमान है। तो आज माननीय राष्ट्रपति महोदय के आज अभिभाषण में कम से कम मैं समझता था कि बीजेपी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के पास एक मौका था देश के सामने प्रायश्चित करने का, देश से माफी मांगने के लिए। देश के युवाओं को जो धोखा दिया गया, देश के किसानों के साथ जो धोखा किया गया, देश के छोटे व्यापारियों के साथ जिस तरह से जीएसटी के साथ धोखा किया गया, जिस तरह से नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस किया गया, इन बातों के लिए माफी मांगने का समय था। कांग्रेस ने जहां राष्ट्रपति के अभिभाषण को चुनावी भाषण बताया, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र के साथ पिछले 4.5 साल में देश को आगे ले जाने का काम किया है। सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र के साथ नीचे तक महिला, मजदूर, नौजवान, किसान, जवान इस देश के हर वर्ग के लिए काम किया है। 4.5 वर्षों में भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। अर्थव्यवस्था तेजी के साथ बढ़ रही है। आयुष्मान भारत से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना से लेकर उजाला योजनाओं तक ग्रामीण क्षेत्र के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी लाभ मिला है और देश आगे बढ़ा है। नए भारत के निर्माण में अब इस रफ्तार को रुकने नहीं देंगे, लगातार जारी रखेंगे। देश की जनता भी अपना आशीर्वाद देगी और नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर देश को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 5.25 साल की सरकार रही है, वो इकबाल की सरकार रही है, ईमान की सरकार रही है और इंसाफ की सरकार रही है। इकबाल, ईमान और इंसाफ की सरकार का लेखा जोखा है। इकबाल की सरकार है जो कि सभी को मालूम है कि पिछले 10 सालों में, यानी कि इससे पहले जो सरकार थी 14 से पहले, उसका जो है इकबाल क्या था, कहीं प्राइम मिनिस्टर था तो कहीं सुपर प्राइम मिनिस्टर था तो कहीं डुपर प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री पद की गरिमा और देश की दुनिया भर में गरिमा और धाक इस सरकार ने जमाई है। मैं समझता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस सरकार ने आम आदमी के जीवन उत्थान के लिए, उन्होंने जब वहां से लोग भावुक हो गए जब उन्होंने कहा कि एक माँ को जो चूल्हे का इंतजार था, एक गरीब को जब इलाज का इंतजार था, आयुष्मान योजना के माध्यम से एक किसान को फसल बीमा का इंतजार था, उन सब के कारण आज देश का सम्मान बढ़ा है, देश में सुशासन की व्यवस्था आई है और सबसे बड़ी जो बात उन्होंने कही, हमने लोगों का विश्वास का स्तर ऊपर ऊंचा उठा है। आम लोगों को यही लगता है कि बॉलीवुड की सेलिब्रिटी आम लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं, उनकी दुनिया अलग होती है और उम्मीदें भी। हालांकि सच यही है कि आम लोग हों या फिर बॉलीवुड के सितारे, सरकार की नीतियों का असर सब पर होता है। आपको दिखाते हैं कि बजट से बॉलीवुड के सितारों और कलाकारों ने क्या उम्मीद लगा रखी है। सबसे बड़ी चीज है कि हम लोगों को फिल्म इंडस्ट्री कहा जाता है, पर ये इंडस्ट्री नहीं है और सालों साल लोगों ने ट्राई किया है। जैसे यूपी में एक संसद बोर्ड है फिल्म विकास का, हम चाहते हैं कि हर जगह इस तरह के बोर्ड्स बने और फिल्म इंडस्ट्री को एक प्रेस्टिजियस मायने दिया जाए। सब लोग, हमें लगता है जैसे एक तालाब है, सब लोग आके नहा के गंदा करके चले जाते हैं, गाली देके जाते हैं, पर हमारा जो तालाब है उसकी सुरक्षा के लिए हमारी सोशल सिक्योरिटीज हो, हमारी टाइमिंग्स हो, हमारी मतलब लेबर लॉज हमारे साथ लागू हो, हमारी बहुत सारी चीजें। हम लोग सिर्फ भांड लोग नहीं है ना, सो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब देखिए हम लोगों को एंटरटेनमेंट को लास्ट टाइम क्या रखा था, एक जैसे जुआ और उस कैटेगरी में हमें रखा गया था। हम लोग वो लोग नहीं हैं, हम लोग साफ सुथरी चीज समाज को देना चाहते हैं अपने काम से। सो वी कैन नॉट बी इक्वेटेड टू गैम्बलिंग। हमारा जो स्टेटस है इन द लॉ बुक्स इज इक्वल टू गैम्बलिंग। तो हम चाह रहे हैं कि हमको इंडस्ट्री को स्टेटस दिया जाए, फिल्म इंडस्ट्री को प्रॉपर स्टेटस एज एन इंडस्ट्री दिया जाए, तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें फाइन ट्यून हो जाएंगे। मेरे ख्याल से अभी जो ये बजट जो भी बना हुआ है, हम जैसे लोगों को तो पर्सनली अभिलाष है
कि हमको तो हर चीज की अब आदत पड़ चुकी है, मगर हमारे लिए खुशहाली होती है अगर कुछ चीजें देखकर कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती रहती है तो हमको अच्छा लगता है। हम अगर एक चीज को देखें, अगर महंगी हो गई मगर बाकी 25 चीजें कम हो गई है, सस्ती हो गई है, हम अगर उस पर भी ध्यान दे दें तो हमको लगता है कि काफी कुछ अच्छा लगना चाहिए लोगों को। सिर्फ एक ही मुद्दे पे नहीं कि भाई ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, मगर बाकी चीजें भी हमारी अगर सस्ती होती जा रही है। बाकी रहा इंसान की नीड का, वो तो कभी खत्म होता नहीं है। भैया आज 50,000 चाहिए, हो गया, अब 75 पे आ जाओ, और जो होना भी चाहिए। हमारे दादाजी कहा करते थे कि जिस दिन आपकी चाहते खत्म हो जाए उस दिन समझो आप यू आर डेड। सो वट एवर हैपन्स, आई थिंक इट शुड हैपन गुड, वट एवर हैपन फॉर एवरीबडी, चाहे वो गरीब हो, मिडिल क्लास का हो, अमीर हो, एवरीबडी शुड लिव हैप्पीली, मिलजुल कर रहे हैं। कोई एक्सपेक्टेशन, कोई शिकायतें बजट 2019 से अगर आपको, जैसे कई आर्टिस्ट ने मुझे कहा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। मैंने अभी आपसे कहा हम पेट्रोल डीजल पे लटके रहे, मगर बाकी चीजें जो सस्ती हो गई उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा आपको, क्योंकि वो तो होना चाहिए था, वो तो होगा ही होगा, मगर ये नहीं कि भैया उसके ऊपर ही अटके। बजट जो है ये गरीबों का बजट होना चाहिए। जो टैक्सेशंस हैं, जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं, एसेंशियल कमोडिटीज होती हैं, उन पे टैक्सेशन कम हो। कुछ ऐसी पॉलिसीज हों कि नौकरियां मिलें गरीबों को, नौजवानों को, और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि जो टैक्सेशन की लिमिट है 2.5 लाख की, अगर ये भी बढ़ा दी जाए, इसे 5 लाख कर दिया जाए, आम आदमी को बहुत फायदा होगा। मैं एक्चुअली खुद पीएचडी कर रही हूँ इंटरनेशनल मार्केटिंग में, और इस टॉपिक से मैं वाकिफ हूँ। मैं रिक्वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ आप टैक्स कम करें किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। अगर आप ओवरऑल टैक्स कम कर दें तो हम सबके लिए अच्छा होगा, बट आई थिंक टैक्सेशन पॉलिसीज बहुत सोच समझ के बनाई जाती है, और मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट लोग हैं जो ये सब डिसाइड करते हैं। सो मैं एडवाइस तो नहीं दूंगी, बट हाँ मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप टैक्स कम कर दे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो हम और मेहनत करेंगे और टैक्स भरेंगे। और अब आगे प्रयागराज में चल रहे कुंभ के दौरान राम मंदिर निर्माण का मुद्दा छाया हुआ है। संगम नगरी से साधु संत एक सुर में मंदिर के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। इन सबके बीच विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद भी शुरू हो गई है, जिसके पहले दिन कई प्रस्ताव पास हुए, लेकिन सभी की नजरें दूसरे दिन पर है जब राम मंदिर मुद्दा रखा जाएगा। कहा जा रहा है कि इस दौरान मंदिर मुद्दे पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, गाय और गंगा जैसे मुद्दों पर विश्व हिंदू परिषद की 2 दिन की धर्म संसद प्रयागराज में शुरू हो गई। इस धर्म संसद में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, योग गुरु बाबा रामदेव समेत देश भर के तकरीबन 5000 साधु और संत शिरकत कर रहे हैं। धर्म संसद के पहले दिन सबरीमला मंदिर पर अयोध्या जैसा आंदोलन चलाने और हिंदू समाज को बंटने से रोकने के लिए एक मुहिम शुरू करने से जुड़ा प्रस्ताव पास किया गया। इस दौरान मोहन भागवत ने सबरीमला पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला करार दिया, तो रामदेव ने देश में 2 बच्चे पैदा करने से जुड़ा कानून बनाने की बात दोहराई। देश भर के करोड़ों बहुसंख्य हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान इससे आहत होगा, ये विचार कोर्ट ने किया नहीं। माननीय न्यायालय को हम मानते हैं कि उनको देश में सब ठीक करना है, इसलिए विचार करते हैं, लेकिन अब करने गए ठीक और वहां संघर्ष पैदा हो गया। यही बात दिखाती है कि अपेक्षित परिणाम उस निर्णय से आए नहीं है। ये सरासर अन्याय और अत्याचार चल रहा है, और केरल का हिंदू समाज इससे उद्वेलित होकर प्रखर आंदोलन कर रहा है। 70 सालों में हमने देखा, आजादी से पहले देश की 30 करोड़ आबादी थी, आज 130 करोड़ होगी, 4 गुना बढ़ गए, और अब जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं उसी तरह बढ़ते रहे तो 2040-50 तक 250 करोड़ की आबादी हो जाएगी। सड़कें बढ़ी नहीं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बढ़ी नहीं, खेती बढ़ा नहीं सकते, देश का
धार कैसे ढोएगी हमारी माता भूमि पुत्र अमृत है ये धरती माता। इसलिए मैंने कहा हम दो, हमारे दो और सबके दो बच्चों का कानून भी देश में होना चाहिए। सबको पैदा करें, सबको पैदा करें। कुछ कहते हैं हम तो 2 पैदा करेंगे, दूसरे कहते हैं हम तो 10 पैदा करेंगे। ऐसे देश कैसे चलेगा? इससे पहले इलाहाबाद में आरएसएस के कार्यालय में मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच मुलाकात हुई। सीएम योगी पूरी पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती से मिलने पहुंचे। इसके अलावा उन्होंने जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी और राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से भी मुलाकात की। कहा जा रहा है कि इस दौरान सीएम योगी ने राम मंदिर मुद्दे पर संतों की नाराजगी दूर करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद पूरी पीठाधीश्वर स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने बताया कि उन्होंने राम मंदिर पर अपना पक्ष मुख्यमंत्री के सामने रखा है, जिस पर मुख्यमंत्री ने कोर्ट का हवाला देकर कुछ सीमाओं की बात कही, लेकिन उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने भी कहा हमने श्री राम जन्मभूमि से संबद्ध जितने हिंदी आदि में सामग्री थी लगभग 10,000 पृष्ठों की, उन सबको अंग्रेजी में अनुवाद करा के भी कोर्ट को प्रस्तुत किया। फिर भी विलंब हो रहा है। ऐसी स्थिति में कोर्ट के रुख को, कोर्ट की गतिविधि को देखते हुए और जनता की भावना को देखते हुए, अपनी भावना को देखते हुए अच्छा से अच्छा जो कदम हो सकता है वही मैं उठाऊंगा और आपको प्रसन्नता होगी, इतना उन्होंने कहा। बताया जा रहा है कि धर्म संसद के दूसरे दिन यानी 1 फरवरी को राम मंदिर मुद्दा रखा जाएगा। इस दौरान मंदिर मुद्दे पर एक प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है। इससे पहले कुंभ नगरी में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की अगुवाई में बुधवार को परम धर्म संसद हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि 21 फरवरी को अयोध्या में राम मंदिर के लिए शिलान्यास किया जाएगा, जिसके लिए 10 फरवरी को वसंत पंचमी से साधु संत प्रयागराज से अयोध्या के लिए कूच करेंगे। न्यायालय पे दिल्ली में फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी रफ्तार और विस्तार से खबरों का सिलसिला जारी है। विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों पर टिकी थी। दोनों जगह सत्ताधारी दल के उम्मीदवार को जीत मिली। देखिए कैसे रामगढ़ की जीत से कांग्रेस ने राजस्थान में सेंचुरी मार दी। अलवर की रामगढ़ विधानसभा सीट पर जीत के बाद कांग्रेस की शाजिया जुबैर खान ने शपथ ली। उपचुनाव में कांग्रेस की शाफिया ने बीजेपी के सुखवंत सिंह को 12,228 वोटों से हरा दिया। जनता जानती है कि हम काम कराने में विश्वास करते हैं, लोगों को पूरा समय देते हैं, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते हैं। प्रमुख ने बहुत ज्यादा काम मैंने कराए थे, बल्कि सभी लोगों को नाराजगी रहती थी, मैडम आप सारा काम रामगढ़ ले जाती है। ध्रुवीकरण की राजनीति करती आई है बीजेपी, और पहली बार जब आम आदमी को एहसास हुआ कि इस राजनीति की वजह से उस इलाके का विकास ठप हो गया, आज वहां लोग मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे थे, हमने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलके जो रणनीति बनाई, एक एक आदमी को ये समझाने में कांग्रेस पार्टी कामयाब रही है। इसी के साथ राजस्थान की विधानसभा में कांग्रेस के पास बहुमत के जादुई आंकड़े से महज 1 सीट कम रह गई। अभी तक कांग्रेस के पास 99 सीटें थी, जबकि सहयोगी आरएलडी के साथ 1 सीट मिलाकर कांग्रेस ने यहां सरकार बनाई थी। अब कांग्रेस के पास 100 सीटें हैं। वहीं हरियाणा के जींद उपचुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी। वहां कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला तीसरे नंबर पर रहे, जबकि आईएनएलडी के 2 फाड़ होने के बाद बनी जननायक जनता पार्टी ने दमदार एंट्री की और दिग्विजय चौटाला दूसरे नंबर पर रहे। जाटलैंड जींद का सिकंदर कौन होगा, इस बारे में सुबह तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता था, लेकिन दोपहर आते आते ये साफ हो गया कि वहां के लोगों ने मौजूदा बीजेपी सरकार पर ही भरोसा जताया है और बीजेपी के कृष्ण मिड्ढा को विधायक चुनकर विधानसभा भेजने का फैसला लिया है। जींद जनता का मैं दिल से गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। अगला टारगेट तो ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियां हैं
उन नीतियों पर चलते हुए हम लोग आगे से आगे भारतीय जनता पार्टी के इस दर को बढ़ाने का काम करेंगे। ये हमारा पूर्ण विश्वास है कि जो आगे लोकसभा के चुनाव होंगे उसे भी हम जीतने का काम करेंगे। कृष्ण मिड्ढा ने 12,935 वोट से जीत दर्ज की है। उन्होंने जननायक जनता पार्टी के दिग्विजय चौटाला को हराया। वहीं कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला तीसरे नंबर पर रहे। हार के बाद प्रत्याशियों ने बीजेपी को जीत की बधाई भी दी। परंतु डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा मार्जिन से ये चुनाव जीते हैं। हमारी शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि खट्टर साहब डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा के साथ मिलकर जींद के सपनों को पूरा करेंगे, क्योंकि जींद के सपने किसी भी उम्मीदवार की उम्मीदवारी से बड़े। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। मैं ये मानता हूं कि आने वाले भविष्य में जननायक जनता पार्टी ही ऑल्टरनेटिव है भारतीय जनता पार्टी का। हम पहले भी इस बात को कह रहे थे। शायद आज जींद की जनता ने, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने उस पर मोहर लगा दी। मैं मिड्ढा जी को बधाई दूंगा। और बड़े मिड्ढा साहब जो आज हमारे बीच में नहीं है, कहीं ना कहीं आज उनकी कमी और जो उसमें जो उनकी गैर मौजूदगी में आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, जहां कहीं भी होंगे उनके बेटे जीत करके आए, उनके लिए अच्छी बात है। मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा। इससे पहले जींद में काउंटिंग सेंटर पर ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कहा जा रहा है कि जेजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और हंगामा करने वाले कार्यकर्ताओं को काउंटिंग सेंटर से खदेड़ा गया। नहले पे दहला में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे देखिए दबदार 10 मेरे सहयोगी